इंसान बड़ा नहीं होता, उसका किरदार बड़ा होता है। और जब किरदार बड़ा होता है तो वो इंसान सिर्फ अपने जीवन की छोटी बड़ी खुशियों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि समाज में और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है और उनके बारे में सोचता भी है। और उनकी यही कोशिशें, उनकी यही सोच उस इंसान को आम से खास बना देती हैं। जो हमारे इस खास सेगमेंट में हमसे जुड़ते हैं, जिनकी कहानियों को, जिनके किरदारों को हम आपसे साझा करते हैं ताकि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पा सके, प्रेरणा पा सके। आज ऐसी ही एक बेहद खास शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि चाणक्य मेधा सम्मान से सम्मानित हैं, महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित हैं, सुषमा स्वराज सम्मान से सम्मानित हैं। इसके साथ साथ अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया गया है, आपके साहित्य के लिए, आपके कार्यों के लिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्नेह सुधा जी, जो कि समाज सेवी हैं और कवित्री भी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार है बेटा निधि। तो आज बहुत सारी बातें हम स्नेह जी से करने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक शिक्षिका के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, फिर कैसे ये शिक्षा की लौ बाकी लोगों के जीवन में बढ़ाने की उनमें आई ये बात, उनको सूझी ये लक्ष्य कैसे उन्होंने प्राप्त किया। मैम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने साहित्य की तरफ जो रुझान है वो आपका कब हुआ और कैसे हुआ? इसकी शुरुआत के लिए मैं बताना चाहूँगी, मैं क्रॉसफिट गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया है, जहाँ से महादेवी वर्मा ने भी पढ़ाई की थी और महिषी महादेवी वर्मा मेरी गुरु रही हैं। और आज भी वो वृक्ष है वहाँ पर जहाँ पर वो बैठ के कविताएँ करती थी, तो मैं उनको रोज़ जाकर छूती थी, स्पर्श करती थी। और क्योंकि मुझे बहुत बचपन से ही लेखन का बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरे पिताजी भी मतलब लेखक थे, उनको राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया जा चुका है। तो तब से ही मेरी शुरुआत रही। मैं कॉलेज के समय से लिखती थी और गीत गाती थी, कार्यक्रमों को करती थी, तो वहीं से मेरी ये शुरुआत हुई। और कई मैगज़ीन में तभी से मेरी कविताएँ छपने लगी, लेख छपने लगे। तो उसके बाद ये धीरे धीरे सफ़र आगे, जब आगे आगे पढ़ाई विश्वविद्यालय में मैं गई, तब भी अनवरत मेरा लेखन कार्य जारी रहा। उसके बाद जब मैं सर्विस में आई, जब केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता के पद पे आई, तो उसके बाद फिर मेरा साहित्य सफ़र और तेज़ी से निखरता गया। क्योंकि उस समय मैं अभी प्रशासन और अपने केपी ट्रस्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, तो उसी कॉलेज में मैं हूँ, तो उसका पूरा उद्घोषण, संचालन, और वहाँ रोज़ एक नए कार्यक्रम होते हैं, तो उसको करना, बच्चों का डिबेट कराना। वहाँ पर ऐसा भी होता है कि जैसे बांग्लादेश या फॉरेन और यहाँ के उससे भी निबंध प्रतियोगिता, मतलब बहुत से डिबेट्स होते हैं। तो वो मुझे करीब 30 वर्ष हो रहे हैं सर्विस के, तब से मैं उसमें लगी रही, निरत लगी रही। तो और जब भी तो वो लेख मेरा चलता रहा, और उसी बीच मैं अपने विद्यालय की भी पुस्तक का संचालन करती रही, और जितनी भी संस्थाओं से मैं जुड़ी, तो मेरा लेखन कार्य हमेशा चलता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा। अगर बात की जाए लेखन के किरदारों की, तो हम वही लिखते हैं जहाँ से कहीं इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो आपकी कहानी के किरदार हो, कविता का जो भी भाव रहा हो, उसका इंस्पिरेशन क्या रहता है? क्या वो काल्पनिक होते हैं, या जो जीवंत कलाकार हैं, जीवंत किरदार हैं, उनसे आप इंस्पायर होकर लिखती हैं? ऐसा है कि अभी पिछले वर्ष, इस वर्ष तो मेरी एक संस्मरण स्मृति की अमराइयाँ आई थी, संस्मरण है वो, कहानी संस्मरण। इसके पहले प्रणय गीत आया था, काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में मेरे मतलब अपने रिश्ते, पारिवारिक जितने रिश्ते हैं, उनसे जो मुझे प्यार स्नेह मिला या जो भी गहरा अपनापन रहा, उसी के इर्द गिर्द मेरा पूरा प्रणय गीत है। और ज़्यादातर वो संयोग श्रृंगार पर है और प्रेम पर है, वात्सल्य पर है, करुणा पर है, दया पर है। तो इसमें जो है वही किरदार हैं जो कि जीवन में मुझे उन्होंने गहरी संवेदनाएं दी, मतलब गहरे मतलब जो भी ऐसे किरदार हैं मेरे जीवन के, जैसे या तो वो मेरा नौकर रहा, या तो मैंने अपने आसपास किसी को देखा, या मेरी कोई स्टूडेंट रही, और उसमें मेरी मदर इन लॉ भी रही, जो कि अभी नहीं रही, मतलब उनके भी जीवन को लेकर के मैंने इसमें लिखा है। तो आप लोग जानते हैं वहाँ कंपनी बाग है, अल्फ्रेड पार्क, तो उसमें मतलब जब मैं टहलने जाती थी तो वहाँ एक जोड़ा आता था, जिसमें वो पति पत्नी को बांध करके एक धागे से लेकर के वो घुमाता था, और वो कुछ अस्फुट सी, मतलब कुछ भी बोलती जाती थी, कभी आंखें निकालती थी, कभी कुछ भी करती थी, जैसे पागल मत टाइप का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे 4-5 बच्चे थे जो कि पैदा होते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मेरी पत्नी की हालत ये हो गई, डॉक्टर बोलते हैं कि आप टहलाइए, घुमाइए, शायद ये कभी सही हो जाएं।
तो कुछ समय के बाद मैं गई तो वो नहीं थी उनकी पत्नी। तो हमने कहा कि क्या हुआ, तो कहा कि ऐसा है कि मैं बीमार होकर बेहोश हो गया था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो मैं उनको लेकर आया और उसके बाद से मैंने अभी उनको एडमिट किया है और मैं आया हूँ थोड़ा टहलने के लिए। तो मुझे इतनी गहरे उन लोगों का लगा कि जीवन साथी तो बहुत लोग शादी करते हैं, हम लोग साथ में जीवन बिताते हैं, पर वो लोग शायद वास्तविक अर्थ भी पति पत्नी का नहीं जानते। फिर भी जो आदर्श उन्होंने हम लोग के सामने स्थापित किया, जीवन साथी का सही अर्थ बताया, शायद कोई भी नहीं बता सकता। और असल किरदार ऐसे ही होते हैं जो आपको जीवन में इंस्पायर करते हैं, और जब आप उनसे इंस्पिरेशन लेकर उन्हें शब्दों में उतारते हैं तो बेहद खूबसूरत रचना पिरोई जा सकती है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, या फिर किसी भी विधा में वो लिखा गई रचना हो। लेकिन मैम, आपके समाज सेवा के कार्य की तरफ हम जाएं उससे पहले हम चाहते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें हम साहित्य के बारे में कर रहे हैं, तो आपकी लिखी हुई कोई कविता जो इस वक्त आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। तेरा यूं सानिध्य मिला है, तेरा यूं सानिध्य मिला है, झंकृत मन के तार हुए हैं। अमृत सांत्वना तुमने दी है, सपने सब साकार किए हैं। मीत तेरे स्वर मेरी थाती, बहे अश्रु बन विरह तुम्हारा। आ जाते तुम पास हमारे, तब होता मधुमास हमारा, तब होता मधुमास हमारा, तब होता मधुमास हमारा। बहुत ही खूबसूरत। और साहित्य की यही खासियत होती है, जब भी आप उसे ना तो आप स्वतः ही उससे जुड़ जाते हैं। डॉक्टर स्नेही जी, आप समाज सेवा के कार्य के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, और इसमें भी स्पेशली आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा बालिका शिक्षा पर, इसके पीछे क्या कुछ प्रेरणा रही आपके जीवन में? जीवन में ये प्रेरणा रही कि क्योंकि नौकरी ही ऐसी है जो कि बालिका कॉलेज में है, जहाँ पे छात्राएं ही पढ़ती हैं। हम लोग छात्राओं के बीच में ही मेरी नौकरी है। तो जब कभी कभी क्या होता था कि फ़ीस की बात आती थी तो बच्चे रोने लगते थे फ़ीस जमा करते समय। तो मैं पूछती थी कि बच्चों क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम बताते थे, और सचमुच में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि आँख में आंसू आ जाता था। तो किसी के गार्जियन नहीं होते थे, कुछ ऐसे बच्चे थे कि माता पिता भी नहीं होते थे, किसी की बूढ़ी दादी पाल रही होती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी। तो उस समय मैंने ये संकल्प किया कि ईश्वर ने नौकरी दी है और ठीक ठाक सैलरी भी मिलती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन बच्चों की फ़ीस खुद से भर दी जाए। और ये वही बच्चे होते थे जो रेगुलर स्कूल आते थे और मेधावी होते थे, जितना काम होता था परफेक्ट करते थे और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। तो मैंने ये सोचा, फिर 5, 10, 15 इस तरह से फ़ीस हम लोग भरने लगे। तो बच्चे फिर इंटर किया, उन्होंने हाई स्कूल किया। उसके बाद जब वो हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय गए तो वहाँ तक भी हम लोग, मैं करती हूँ, वहाँ पर भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। अगर कोई व्यावसायिक शिक्षा उनको लेनी होती है तो वो भी हमारी जो है संस्था है, ये जैसे सरकार की पढ़ो बेटियाँ मुनिया जाएगी स्कूल, इसी के तर्ज पर मैंने इसको मतलब इसकी स्थापना की 2010 में इसकी की थी। पहले घर में हमने की, घर में 5, 10, 15, 20, 50 लड़कियाँ आने लगी। तो उनको पढ़ाते थे, जैसे मैथ्स इंग्लिश की दिक्कत है तो कभी कभी मेरे हस्बैंड भी उन लोगों को पढ़ा देते थे कि भाई ठीक है आए ऑफिस से, तो मैथ इंग्लिश पढ़ा देते थे, क्योंकि वो बच्चे पैसा नहीं पे कर पाते थे। और वहाँ से मैंने बच्चों को देखा कि क्योंकि इंग्लिश की बहुत आवश्यकता होती है और महंगा होता है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी उनके लिए किया। और जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत से ऐसे कोर्सेज जो है मैंने उनको कराए मुफ्त में, कि जिससे सीख कर वो बच्चे, जैसे सभी बच्चे पढ़ के नहीं अपने पैर पे आत्मनिर्भर बनाने की रुचि के अनुसार उनको किया। तो रुचि के अनुसार वो बच्चे आज मतलब, और बाकी आगे जाके पढ़ने के बाद जो शिक्षित हुए उनको हम लोगों ने नौकरी के लिए भी उनको जैसा आपने कहा कि शुरुआत इस कार्य की संस्था की आपने अपने आप से की थी, फिर धीरे धीरे प्रशासन का साथ आपको कैसे मिला? प्रशासन का साथ तो मुझे नहीं मिला है, और मैंने कभी आवश्यकता भी नहीं इसकी की, क्योंकि मेरे साथ मेरे एक मतलब मित्र मंडली है। हाँ। जो कि सब अलग उच्चतर शिक्षा से, चिकित्सा से, खेल से, हर क्षेत्र से लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे आपसे लोग जुड़ते चले गए। हाँ, जुड़े हुए हैं, सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं जो भी है अपने उससे मतलब अपनी स्वेच्छा से, अपनी धनराशि से करती हूँ, पर मेरी मित्र मंडली स्वेच्छा से जो भी करना चाहती है तो वो करती है। तो हम लोगों को किसी से लेना नहीं है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में मैम आप जो कार्य कर रही हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है। मैम, बात की जाए आपकी और हॉबीज के बारे में, साहित्य रचना के अलावा, लोगों की मदद करने के अलावा आपको और क्या क्या करना पसंद है? मुझे जो है खेल में रुचि है, और अपनी जो हॉकी टीम है प्रयागराज की, उसको मैं लेकर के जाती हूँ, प्रतिनिधित्व करती हूँ। स्टेट में, नेशनल में हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है कि खेल में अभी बहुत संभावनाएं, पर बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पाता है। जब बच्चे अपने गांव से आते हैं, जैसे अभी ही कुछ समय पहले हो रहा था,
तो बच्चे मंडल के जैसे बाहर से आते हैं, मान लीजिए उन्हें 75 रुपये मिलता है स्कूल से, 75 रुपये में बच्चों का किराया लग जाता है, वो क्या खाएं। तो हम लोगों को ये लगा कि नहीं ऐसा करते हैं। हमारे साथ पुष्पा श्रीवास्तव जो ओलंपियन है वो भी हमारे साथ हैं संस्था में, तो हम लोगों ने उनके लिए पूरा प्रोटीन भरपूर सब कुछ, केला और चना सब कुछ हम लोग भिगा के रखते हैं। जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो उनको पहले खिला दिया जाता है, उसके बाद वो फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे यहाँ केपी ग्राउंड है अपने केपी ट्रस्ट का ही, तो वहीं पर बच्चों का मैच होता है। छोटे छोटे एफर्ट से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उनके जीवन को बेहतर बना सकते तो हैं। ये बच्चे नेशनल तक ओलंपिक मतलब बच्चे जा रहे हैं, तो हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, ड्रेस हॉकी हर कुछ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मैम आपको गाने का भी शौक है, तो इस मौके पर आप कुछ गुनगुनाना चाहें तो? ठीक है, ये गीत मैंने अपने ही इंटर कॉलेज में ही लिखा था और स्वर भी मेरे हैं, तो मैं ज़रूर उसको गुनगुनाना चाहूँगी। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत पीड़ित से पीड़ित तलक हर युगों में तेरी सच्चाई जताता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत, सागर उमड़ता है जब शोर कर, लहरों की सीमाओं को तोड़कर, लहरों की सीमाओं को तोड़कर, सागर उमड़ता है जब शोर कर, तेरे इशारे पे ही शांत हो जाता, सिमट भय से आक्रांत हो। मैं तेरी महिमा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। मैम बहुत ही खूबसूरत गीत था, और यही खासियत होती है रचनाओं की, जो स्वतः ही आपसे जुड़ जाते हैं और हमें कुछ खास मैम ऐसी ही खास शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर स्नेह सुमेधा जी। मैम आपका यहाँ रहने के लिए, अपनी इतनी खूबसूरत रचनाओं को हमसे साझा करने के लिए, साथ ही साथ समाज के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को साधेंगे, और सिर्फ अपने लक्ष्य को नहीं साधेंगे बल्कि समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर सकेंगे, ताकि आप भी आम से खास बन सके और हम आपकी कहानी को भी इसी तरह लोगों से साझा कर सके। फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हम करेंगे जल्द आपसे मुलाकात।